आज यानी कि 4 अक्टूबर सन 2020 को मुनक्किद किए गए कर्नाटक मौलिम एहलियती इम्तिहान के उर्दू पेपर 2 की फर्स्ट लैंग्वेज की आंसर की को डिस्कस किया जा रहा है। ये वीडियो पेश की जा रही है एमएम अली के ज़रिए। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस आंसर की को बनाने में 100% सावधानी रखी गई है, फिर भी मुमकिन है कि 1-2% के वेरिएशन आ जाएं। अगर ऐसा होता है तो हम ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे और अपनी उस मिस्टेक को सही कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसेज आपके सामने है, पहले हमें क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड सवालों के जवाब को देने हैं। मैं पैसेज को पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी ध्यान से सुनिए। एक आदमी ने 1000 दिनार की एक रकम एक इत्तार के पास बतौर अमानत रखी। इत्तार यानी कि इत्र बेचने वाला, और उससे कहा कि मैं एक सफ़र पर जा रहा हूँ, वापसी पर इसे लूँगा। चंद दिन बाद वो अपने सफ़र से वापस आया और इत्तार से अपनी रकम तलब की। इत्तार ने कहा, तू झूठा है, तूने कभी मेरे पास तेरी अमानत नहीं रखी। दोनों में तू मैं होने लगी, यानी कि दोनों बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे। भीड़ जमा हो गई और सभी लोगों ने इत्तार की हिमायत की और ये कहा कि ये इत्तार नहायत दयानतदार है, यानी कि ईमानदार है, ऑनेस्ट है। हमने कभी इससे ख़यानत का मामला नहीं देखा, और धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने इससे मज़ीद हुज्जत की यानी कि बहस की तो तुमको सज़ा मिलेगी। बेचारा मजबूर हो गया। उसने अपना सारा अहवाल एक कागज़ पर लिखा और बादशाह के दरबार में दादरसे की दरख्वास्त की। बादशाह ने कहा कि ऐसा करो, तुम मुसलसल 3 दिन उस इत्तार की दुकान के पास जाकर बैठे रहना और उससे कुछ भी न कहना। मैं चौथे दिन उस तरफ से गुजरूंगा और तुम्हें सलाम करूंगा। सिवाय सलाम के जवाब के तुम कुछ न कहना। जब मैं वहाँ से गुजर जाऊं तब तुम अपनी रकम इत्तार से तलब करना और जो कुछ कहे उसके जवाब से मुझे मुत्तला करना, यानी कि मुझे आगाह करना, मुझे इत्तला देना। आदमी बादशाह के हुक्म के मुताबिक इत्तार की दुकान के सामने जाकर बैठ गया। चौथे दिन बादशाह अपने काबिल लिहाज मुहाफिजों के दस्ता के साथ उस मकाम पर गुजरा और उस आदमी की तरफ देखते हुए सलाम किया और कहा कि भाई, कभी हमारे यहाँ भी आ जाया करो और अपनी खैर आफियत यानी खैर खैरियत तो सुनाओ। आदमी ने बेतवज्जही से अपना सर हिलाया और खामोश रहा। जैसे ही बादशाह की सवारी गुजरी, इत्तार ने आदमी से पूछा, जब तुमने अपनी रकम मेरे हवाले की थी उस वक्त क्या हमारे साथ कोई था? फिर से अपना सारा किस्सा सुनाओ, शायद मुझे याद आ जाए। आदमी ने सारा किस्सा सुनाया तो इत्तार ने कहा, ठीक है, अब मुझे याद आया। ये कहते हुए उसने 1000 दिनार वापस कर दिए और माफ़ी मांगने लगा। इस तरह से ये जो बादशाह की हिकमत अमली थी, उसने क्या किया, उसने जाके आदमी को सलाम करके इत्तार यानी कि दुकानदार की नज़र में उस आदमी की हैसियत को बढ़ा दिया, जिससे ये दुकानदार डर गया और उसके पैसे वापस कर दिए। ये था पैसेज। इससे रिलेटेड सवालात आपके सामने हैं। पहला सवाल ये कि आदमी ने इत्तार के पास बतौर अमानत रखी थी, क्या रखा था? 1000 दिनार रखा था। तू मैं होना में के मानी क्या है? तो ये एक मुहावरा है, इसका मानी है झगड़ा करना। ठीक है। अगला सवाल कि इत्तार के मुतालिक लोगों का ख्याल था कि वो क्या ख्याल था? दयानतदार है, ख़यानती है, मालदार है, धोखेबाज है। जब भीड़ जमा हुई तो भीड़ ने यही कहा कि ये जो दुकानदार है, इत्र बेचने वाला है, ये तो दयानतदार है, यानी कि ईमानदार है। तो इत्तार के मुतालिक लोगों का ख्याल था कि वो क्या है? अमानतदार है। अगला सवाल कि बादशाह की इस सिफत के सबब फरियादी को रकम वापस मिली। कैसे मिली? बादशाह ने अपना दिमाग लगाया, अपनी हिकमत व दानिशमंदी से कहा कि मैं तुमको आके सलाम करूँगा, तुम बस सलाम का जवाब देना, ज़्यादा कुछ न बोलना। इस तरह से उसने हिकमत और दानिशमंदी से उस फरियादी की रकम को वापस दिलाया
अगला सवाल कि बादशाह ने आदमी को सिर्फ सलाम का जवाब देने की ताकीद की, ताकि क्यों बादशाह ने ये कहा था कि सिर्फ तुम सलाम का जवाब देना, बाकी कुछ ना बोलना? क्या इसलिए कि अत्तार को बादशाह और फरियादी के गहरे मुरासिम का यकीन हो जाए, या फिर ख्वामखा भीड़ जमा न हो, अत्तार को बादशाह और फरियादी के मंसूबे पर शक न हो, या फिर बादशाह का कीमती वक्त ज़ाय न हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग ध्यान दें तो बादशाह ने आदमी को सिर्फ सलाम का जवाब देने की ताकीद इसलिए की थी ताकि इत्तार को बादशाह और फरियादी के गहरे मरासिम का यानी गहरे ताल्लुक़ का यकीन हो जाए। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है कि हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। बहुत अच्छा शेर है। ये शेर मक्ता कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हैं। जी नहीं, हम काफ़िया और हम रदीफ़ तो हैं नहीं। दूसरा, ये हसरत मोहानी का शेर है, या फिर इसमें शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, या फिर इस शेर में मोहब्बत की हकीकत खुलने की बात कही गई है। इसको मक्ता क्यों कहते हैं? मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। हसरत मोहानी का शेर है, इसमें हसरत तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये मक्ता है। तो इस शेर में शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग मक्ता कहते हैं। अगला सवाल कि लफ्ज़ मरकज़ की जमा क्या होगी? तो लफ्ज़ मरकज़ की जमा मराकिज़ होगी। अगला सवाल है कि ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शोख इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। तो मज़कूरा शेर में सेनाते तलमी के तौर पर इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ क्या है? दिल है, शोक है, वही है, या फिर लन तरानी है। अब देखिए, लन तरानी से मुतालिक अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सनत तलमी वो होती है जिसमें किसी तारीख़ी वाक़या, मशहूर किस्सा या फिर रिवायती किस्सा की तरफ इशारा हो। आगे बढ़ते हैं। लन तरानी जो है ये लफ्ज़ बतौर तलमी इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल कि दर्ज झेल जुमलों में मुरक्कब जुमला, ठीक है, जिसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं, कौन सा है? सदफ वज़ू कर रही थी और फ़रहीन नमाज़ पढ़ रही थी। बेंगलोर को शहर गुलिस्तान कहते हैं। अनीस लड़का है, नेक लड़का है, या फिर अल्लाह एक है। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, सदफ वज़ू कर रही थी, फ़रहीन नमाज़ पढ़ रही थी, दोनों को जोड़ा गया है और के साथ, तो इसलिए ये जो जुमला है वो मुरक्कब जुमला है। अगला सवाल कि गैर काफ़िया लफ्ज़ अलहदा कीजिए। देखिए, शबाब, हिजाब और हिसाब ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो ये जो हैं वो हम काफ़िया हैं, लेकिन ये जो शनास है इसमें ये गैर काफ़िया है। अब यहाँ पे एक नज़्म है, इस नज़्म को पढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड सवालों के जवाब हमें हासिल करने हैं। हिमालय की चाँदनी पिघलती रही, चाँदनी पिघलती रही यानी कि हिमालय का जो बर्फ़ है वो पिघलता रहा। मेरे घर में गंगा उबलती रही, ये गाधी ये गौतम की प्यारी ज़मी। गाधी गौतम की प्यारी ज़मी कौन? हमारा हिंदुस्तान है। हमेशा जवाहर उगलती रही है, अहिंसा का बोलबाला रहे, तिरंगे का जग में उजाला रहे। हंसी आज कितनी है मेरी ज़मी, कहो तुमने देखी है ऐसी कहीं, ये सूरत ये तनवीर ये जमहूरियत, नज़र आज रुख पे ठहरती नहीं। कसम खा के कहता हूँ ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी माँ का मतलब मादर वतन, हमारा देश, हमारा मुल्क, मैं ऊंचा रखूँगा तेरा ये निशान, मेरी ज़िंदगी होगी तेरे लिए, मेरी बंदगी होगी तेरे लिए, यही फ़ख्र क्या कम है मेरे लिए, तेरे खून की सुर्खी है तेरे लिए, मेरे खून की सुर्खी है तेरे लिए, मेरी माँ तो मुझसे भी कुछ काम ले, ज़रूरत हो मेरी तो आवाज़ दे। ये एक नज़्म थी। अब इससे रिलेटेड सवालों के जवाब हमें ढूंढना है। पहला, हिमालय की चाँदनी से शायर की मुराद क्या है? तो हिमालय का जो बर्फ़ है उसके बर्फ़ यानी कि जो सफ़ेदी होती है उसको चाँदनी कहते हैं। सफ़ेद होता है बर्फ़, इसलिए हिमालय की चाँदनी का मतलब हिमालय की बर्फ़। अगला सवाल, गाधी और गौतम की ज़मीन से मुराद क्या है? हिंदुस्तान है। शायर किसका बोलबाला चाहता है? अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शायर क्या कह रहा है कि अहिंसा का अब बोलबाला रहे, यानी कि शायर चाहता है कि अहिंसा का बोलबाला रहे। अगला सवाल कि शायर किस बात की कसम खा रहा है? तो शायर कसम खा रहा है कि कसम खा के कहता हूँ ऐ मेरी माँ, मेरी माँ
यानी कि वतन की मोहब्बत। अब वतन की मोहब्बत की कसम खा के कह रहा है। वतन किस बात की कसम खा रहा है? तो वतन की कसम खा रहा है, लेकिन किस बात की? मैं ऊंचा रखूंगा तेरा ये निशान, यानी कि वतन का निशान ऊंचा रखने की कसम खा रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि मेरी माँ तो मुझसे भी कुछ काम ले, ज़रूरत हो मेरी तो आवाज़ दे। इस शेर में माँ से मुराद क्या है? तो शायर का वतन है। ठीक है। अगला सवाल कि किसी किस्सा या वाकया को अदाकारी और स्टेज के ज़रिए पेश करने को हम क्या कहते हैं? ड्रामा कहते हैं। मादरी ज़बान की तदरीस का पहला मरहला जो होता है वो आपका सुनना होता है। LSRW मैंने बताया था, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। जो लैंग्वेज लर्निंग का फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका लिसनिंग यानी कि सुनना होता है। अगला सवाल कि ये महज एक तदरीसी बसरी वसीला है। विजुअल एड्स कौन है? रेडियो, इससे आप सुनेंगे। टेलीविज़न, इससे आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी। टेप रिकॉर्डर से भी आप सुनेंगे। लेकिन बसरी यानी कि सिर्फ देखने वाला कौन सा है? तो तख्त स्याह यानी कि ब्लैक बोर्ड, ये एक बसरी वसीला है। अगला सवाल है कि इशारों की ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सी उज़्व कौन है? कान है, जिल्द बदन है, आँख है या फिर नाक है? सबसे ज़्यादा इशारों में हम आँख का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल कि निसाब की तैयारी के लिए ये उसूल बेहद ज़रूरी है। जब आप निसाब बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं, तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? निसाब असातिज़ा की नफ्सियात और फितरत के मुताबिक हो, निसाब वालिदैन की नफ्सियात फितरत के मुताबिक हो, निसाब लोगों की नफ्सियात या फितरत के मुताबिक हो। देखिए, जब आप निसाब बनाएंगे तो आप टीचर, पेरेंट्स या फिर लोगों की नफ्सियात और फितरत के मुताबिक नहीं बनाएंगे, बल्कि बच्चों का जो मेंटल लेवल है, बच्चों का जो नेचर है, उसके मुताबिक आप सिलेबस बनाएंगे। तो निसाब की तैयारी के लिए उसूल जो बेहद ज़रूरी है वो ये है कि निसाब बच्चों की नफ्सियात और फितरत के ऐन मुताबिक होना चाहिए। अगला सवाल ये है कि समई उज़्र रखने वाले बच्चों की शमूलियत के लिए अमल ज़रूरी है। आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? आमोजिश के दौरान तख्ते स्याह पर, ब्लैक बोर्ड पर तहरीर बड़ी लिखेंगे। मुजर्रद तसव्वुरात की तफ़हीम के लिए मादी मिसालें देंगे। आमोजिश के दौरान उन बच्चों को आवाज़ के वसीलों के करीब रखेंगे, या फिर आमोजिश के दौरान उन बच्चों की ज़बान को फ़ौरन दुरुस्त करेंगे। अब देखिए, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, समई उज़्र उसको है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी जगह पे बच्चे को बैठाएंगे जहाँ से उसको साफ सुनाई दे, यानी कि आमोजिश के दौरान उन बच्चों को आवाज़ के वसीलों के करीब रखेंगे। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि बच्चों को जमाती आमोजिश के लिए तैयार करना इसका अव्वलीन मकसद है। अब देखिए, तदरीसी सरगर्मी का मकसद है जमाती आमोजिश के लिए तैयार करना, तमहीदी सरगर्मी, मशक़ी सरगर्मी या फिर अमली सरगर्मी। तो तमहीदी सरगर्मी, जब हम लोग प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, इंट्रोडक्शन वाला जो एक्टिविटी कराते हैं बच्चों को, क्लास शुरू करने से पहले बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी को तो इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो बच्चों को जमाती आमोजिश के लिए तैयार करना तमहीदी सरगर्मी का अव्वलीन मकसद है। अगला सवाल यह है कि दर्ज झेल मुताले के तदरीसी तरीके में अशिया या तस्वीर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। किस तरीके में? आप चीज़ों की और फ़ोटोज़ वगैरह की बहुत ज़्यादा अहमियत समझते हैं। रुफ़ तहज्जी का तरीका, ग्रोही तरीका, मुकलमाती तरीका या फिर देखो और बोलो तरीका। देखो और बोलो, तस्वीर दिखाएंगे तभी तो बच्चे से बुलवाएंगे। तो देखो और बोलो का जो तदरीसी तरीका है, इसमें अशिया और तस्वीर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये अमल बच्चे के घर की ज़बान को मदरसा की ज़बान में तब्दील करने की राह में रुकावट होता है। बच्चे की जो मदर टंग है वो लैंग्वेज और स्कूल की लैंग्वेज में तब्दील करने में
कौन सा एक अमल जो है वो रुकावट है? पहला है बच्चे की घरेलू ज़बान से मुताल्लिक जानकारी हासिल करना, ये तो रुकावट नहीं है। बच्चे को एहसास दिलाना कि मदरसा उसकी घरेलू ज़बान को इज़्ज़त दे रहा है, सही बात है, हमें स्टूडेंट की मदर टंग को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तीसरा है बच्चे को महसूस कराना कि मदरसा में उसकी घरेलू ज़बान की कोई इज़्ज़त नहीं है। अब देखिए, जब आप ऐसा बच्चे को महसूस करवाएंगे कि तुम्हारे घर की ज़बान स्कूल में नहीं चल सकती, तुम्हारे घर की ज़बान की कोई इज़्ज़त हमारे दरमियान नहीं है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे की घर की ज़बान को मदरसा की ज़बान में तब्दील करने में दुश्वारियाँ आएंगी। तो इसलिए बच्चे को महसूस करवाना कि मदरसा में उसके घर की ज़बान की कोई इज़्ज़त नहीं है, ये घर की ज़बान को मदरसा की ज़बान में तब्दील करने की राह में रुकावट बनता है। अगला सवाल ये कि तमाम बच्चों को आमोज़ी अमल में शरीक करने वाली जमाती रवायत को आप क्या कहते हैं? फरमाइशी रवायत, तारीख़ी, तहज़ीबी या फिर शमूलियती। तो इसको हम लोग शमूलियती रिवायत कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है? सभी बच्चे एक साथ एक ही तरीके से सीखते हैं, एक ही टाइम टेबल पर, तो इसलिए शमूलियती रिवायत आपका सही होगा। अगला सवाल के मुताले के इस तरीके में कम से कम वक्त में ज़रूरी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। देखिए, कम वक्त में ज़्यादा कुछ आप किस में पढ़ेंगे? बुलंद खानी में, खामोश खानी में, या फिर नमूने की बुलंद खानी में, या फिर गहरा मुतालिया में? तो कम से कम वक्त में आप ज़्यादा मालूमात, ज़रूरी मालूमात आप खामोश खानी में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसका एक कीमती हिस्सा बाज़ रसाई है। तश्कीली मरहला इक्तिसाबी, कब्ल अज़ इक्तिसाबी, या फिर मरहला मश्की। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि बच्चों में मकसद को वाज़ेह करने और बयान करने की कितनी सलाहियत पैदा हुई है, इस अम्र का ख्याल रखना इन महारतों की जांच के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, बच्चों में मकसद को वाज़ेह करने और बयान करने की कितनी एबिलिटी पैदा हुई है, इसको हमें कैसे चेक करना है? हम सुनने और बोलने की महारत से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मकसद को वाज़ेह करने और बयान करने की सलाहियत बच्चे में तभी आएगी जब कोई भी चीज़ को वो सुनेगा और उसको सुन के वो अच्छे से बोल के दूसरों को एक्सप्रेस कर पाएगा। इसलिए सुनने और बोलने की महारत, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल की ग्रोही बहस यानी कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान ये अमल गलत होगा। ग्रुप डिस्कशन में क्या सही नहीं है? तमाम बच्चे दायरे की शक्ल में बैठे, सही बात है। जब कोई एक बात कर रहा है तो दूसरा बात न करे, ये भी बात सही है। जब अपनी बात को पूरे ग्रुप में मुसल्लत करने की ज़िद करे, यानी कि अपनी ही राय को सब पे फोर्सफुली क्या करे, अप्लाई करे, तो ये ग्रुही जो बहस है, ग्रुप डिस्कशन है, उसके दौरान ये अमल गलत है। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। अगला सवाल की उम्दा ख्वानदगी के औसाफ। अब देखिए, दुरुस्तगी होनी चाहिए, सही बात है। एक रफ्तार होनी चाहिए, जामयत भी होनी चाहिए, इजहार भी होनी चाहिए, और सूरत मुतालिया यानी कि जल्दी जल्दी भी पढ़े। इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी के ऑप्शन गलत क्यों है? यहाँ पे रुकावट आ गया, यहाँ पे भी रुकावट आ गया, यहाँ पे सतहियत आ गया, इसलिए ये 2, 3 और 4 गलत हो गए। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैदर स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।